सुनीता अपने इकलौते बेटे राजीव और पति मोहित के साथ रहा करती थी। राजीव ने पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा था। राजीव की अब शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए सुनीता अपने पति मोहित के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी कि अब तो हमारा बेटा बड़ा हो गया है, समय रहते अब हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। वैसे भी हम कब तक है कब तक नहीं, ये तो बस भगवान जानता है। हाँ, तुम सही कह रही हो सुनीता। शाम को जब राजीव आएगा तब हमें उससे इस बारे में बात करनी चाहिए। सुनीता और मोहित आपस में बात करने के बाद अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम को जब राजीव घर आता है तब मोहित और सुनीता राजीव के कमरे में जाते हैं। आ गया बेटा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ पापा, कहिए ना, क्या बात है? वो बेटा, हम सोच रहे हैं कि अब तेरी उम्र बढ़ती जा रही है और तेरे साथ साथ हमारी भी उम्र बढ़ती जा रही है। और देखना, तेरी माँ से अब इस घर का काम भी नहीं होता, इसलिए तेरी माँ और मैं सोच रहे हैं कि क्यों ना तेरे हाथ पीले करवा दिए जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि हम तेरी शादी करवाना चाहते हैं बेटा। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो तू हमें बता दे, हम तेरी शादी उससे करवा देंगे। नहीं माँ, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। आपको जहाँ सही लगे मैं शादी करने को तैयार हूँ। और वैसे भी आप दोनों मेरे लिए कुछ गलत थोड़ी ना सोचेंगे। राजीव की बात सुनकर सुनीता और मोहित का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। मोहित राजीव को गले से लगा लेता है। अब जैसे ही राजीव शादी की मंजूरी देता है, वैसे ही सुनीता भी जोर शोर से राजीव के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। पर सुनीता को कोई भी लड़की ऐसी नहीं मिलती जो उसे पसंद आए। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी बहन सुमित्रा को कॉल करती है। हेलो सुमित्रा, कैसी है तू? मैं तो भली चंगी हूँ जीजी, आप बताओ कैसी हो? बड़े दिन बाद याद किया, लगता है कोई काम है तभी मेरी जीजी ने मुझे याद किया है। बात तो बिल्कुल सही कही तूने सुमित्रा। खैर, इन सबको छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे राजीव के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ जो मेरे घर को जोड़ कर रखे। अच्छा, तो यही काम है? अरे जीजी, अब आप बेफिक्र हो जाओ और अपने बेटे की शादी करवाने की तैयारी करो बस। अरे पर बिना लड़की मिले मैं शादी की तैयारी कैसे कर लूं? जीजी, आपने अपनी छोटी बहन को लड़की देखने का काम दिया है, यूं समझ लो लड़की मिल गई। अब मैं आपके घर चाय नहीं बल्कि मिठाई खाने आऊंगी। जीजी, कहाँ हो आप? सुमित्रा की आवाज सुनकर सुनीता बाहर आती है और अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे सुमित्रा, तू यहाँ? हाँ जीजी, मैं यहाँ। मैंने आपको क्या कहा था कि अब अपने बेटे की शादी की तैयारी करो, क्योंकि मैं आपके घर खाली हाथ नहीं बल्कि एक अच्छा सा रिश्ता लेके ही आऊंगी। और देखो, मैंने हमारे राजीव के लिए एक बढ़िया सी लड़की देख ली है। इतना सुमित्रा के मुंह से बात सुनकर मानो सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो सुमित्रा को बिठाकर उसका मुंह मीठा करवाती है। जिसके बाद सुमित्रा पूजा नाम की एक लड़की की फोटो दिखाती है। देखो जीजी, पूजा नाम है लड़की का, और खुशी की बात यह है कि जैसा नाम है लड़की का वैसी ही खुद भी है ये। बाकी आप बता दो, अगर आपकी तरफ से हाँ है तो मैं बात आगे चलाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक बार मैं तेरे जीजा और राजीव को भी तो फोटो दिखा दूं। इतना बोलकर वो फोटो लेकर मोहित के पास जाती है और पूजा की फोटो दिखाती है। लड़की तो सही लग रही है, बाकी सामने से देखने पर पता चलेगा। सुमित्रा से कह दो कि हम कल ही लड़की देखने जाएंगे। मोहित की बात सुनकर सुमित्रा को अगले दिन की डेट दे देती है और अगले दिन सुमित्रा, सुनीता, मोहित और राजीव सभी लोग पूजा के घर जाते हैं। पूजा के घर उनकी काफी खातिरदारी होती है। बहन जी, खातिरदारी तो बहुत हो गई। अब एक बार आप हमें हमारी होने वाली बहू के दीदार करवा देती तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ हाँ बहन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? मैं अभी अपनी फूल जैसी बच्ची को लाती हूँ। पूजा की माँ अब पूजा के कमरे में जाती है और साड़ी में पूजा अपनी नजरें झुकाए हाथ में चाय की ट्रे लिए सबके सामने आती है। पूजा की मासूमियत और उसकी खूबसूरती देख सुनीता और मोहित को पूजा पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। जीजी, कहा था ना मैंने, लड़की का जैसा नाम है वैसी ही लड़की है। खुद ही देख लो, कितनी सिंपल और सोबर है लड़की। हाँ सुमित्रा, तू सही कह रही है। लड़की तो बहुत अच्छी है, बस राजीव को पसंद आ जाए। बहन जी, पूछ लीजिए आपको जो भी पूछना है। मेरी बेटी बहुत ही पढ़ी लिखी भी है, संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं इसमें। हमारी बच्ची गाय है गाय, ये आपके घर को घर नहीं बल्कि मंदिर बना कर रखेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब।
वैसे हमें भी ऐसी ही लड़की चाहिए जो हमारे घर को जोड़ कर रखे। हाँ भाई साहब, और वैसे भी हमारी और आपकी पसंद से तो शादी होने से रही, इसलिए बच्चों को अकेले में बातचीत करने के लिए कुछ देर छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना बोलते ही अब पूजा की माँ पूजा और राजीव को एक कमरे में भेज देती है। तो क्या पूछना चाहती हो? अब क्या पूछूं, सब कुछ बायोडेटा में था ही। वैसे आपको अपने पार्टनर से क्या चाहिए? देखिए, मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता लड़का हूँ। बस आप मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। रखेंगी ना? मैं आपके घर में आपकी अर्धांगिनी बनकर आऊँगी, इसलिए आपके सभी सुख दुख मेरे होंगे। अब जब सुख दुख मेरे होंगे तो मम्मी पापा भी मेरे ही हुए ना। पूजा की बात सुनकर राजीव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे जैसी लड़की चाहिए थी वैसी लड़की मिल चुकी थी। कुछ देर बातचीत होने के बाद राजीव और पूजा सभी के पास आते हैं और इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल तो लेती है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक उसी तरह सुनीता के घर का हाल था। ऐसे ही एक रात पूजा अपने कमरे में राजीव के आने का वेट कर रही थी और जब राजीव आता है तो पूजा राजीव से कहती है, सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि इस घर के कमरे कुछ ज़्यादा ही छोटे नहीं है? मतलब देखो ना, हमारा घर इतना छोटा सा है और घर में सामान कितना सारा। क्यों ना हम इस घर को बेचकर कहीं बाहर घर ले ले, बड़ा वाला। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा बचपन इस घर में बीता है और तो और ये पापा ने बड़ी मेहनत से बनाया है। ना तो मैं इस घर को बेचूंगा और ना ही इस घर से जाऊंगा। तो हम इस कबाड़ खाने में ही रहेंगे? अरे मैंने भी तो अपना घर छोड़ा है। देखो पूजा, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, बात यहीं खत्म, समझी तुम? राजीव गुस्से में वहां से बाहर निकल जाता है, पर राजीव के इस बर्ताव से पूजा को बहुत गुस्सा आता है। समय बीतता है और एक दिन जब सभी खाना खा रहे थे तभी एक बार फिर पूजा सभी के सामने कहती है, माँ जी, बाबूजी, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना हम इस घर को बेचकर कहीं और चले। सभी खाना खा रहे थे, पर पूजा की बात सुनकर सभी खाना खाना छोड़ देते हैं और पूजा की तरफ देखने लगते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये घर काफी छोटा है और इसमें सब कुछ हो नहीं पा रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना, इस बारे में बात आगे मत करना। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? अरे इस पे चिल्लाने वाली बात क्या होगी? मैं तो हम सबका सोचकर ही कुछ कह रही हूँ ना। अभी इस घर के बारे में सोचने के लिए मम्मी पापा है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे आज तक अपना मुंह बंद ही तो रखती आई हूँ मैं। मम्मी पापा का क्या है, वो तो आराम से अपने कमरे में रहते हैं। परेशानी तो हमें आती है। कल को हमारी फैमिली होगी तो हम बच्चों को अपने कमरे में रख देंगे और हम दोनों हॉल में सो जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि मम्मी पापा को तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उन्हें उनका कमरा मिलना चाहिए। ठीक है, हम बाहर रह लेंगे, खुश। पूजा ये बात बोल ही रही थी तभी राजीव गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठा देता है और खाना वहीं छोड़कर चला जाता है। पूजा भी रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। घर का ऐसा माहौल देख सुनीता और मोहित की आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अजी आप चुप हो जाइए, क्या हो गया अगर बहू ने ऐसा बोल दिया तो? ऐसे भी बहू सही तो कह रही है, आखिर ये घर। चुप हो जाओ सुनीता, चुप हो जाओ। सुनीता और मोहित भी अपने कमरे में चले जाते हैं और अगले दिन वो दोनों राजीव के पास आते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, राजीव, तो बहू के साथ वहाँ चला जा जहाँ बहू कह रही है, और वो सही ही तो कह रही है। घर सच में बहुत छोटा है। बहू बड़े घर से है, वो इतने दिन यहाँ रही, यही बहुत बड़ी बात है, पर अब शायद वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आप लोगों को छोड़कर उसके साथ कैसे जा सकता हूँ? बेटा ये बहुत छोटी जगह है, तुम लोग यहाँ मत रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरे और बहू के बीच कोई दरार आए। वैसे भी हम नहीं जानते कि हम कितने साल और जीने वाले हैं। बेटा तू जा, तुझे अपनी पूरी जिंदगी बहू के साथ बितानी है, इसलिए तू बहू की बात मान और यहाँ से चला जा। तेरे सिर्फ यहाँ से जाने से तेरा और हमारा रिश्ता खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। जा बेटा जा, तुझे तेरे बूढ़े माँ बाप की कसम। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव अपनी माँ और पापा के गले लगकर बहुत रोता है।
पर आखिरकार वो पूजा के साथ अपनी माँ का घर छोड़कर चला जाता है। बेटे के जाते ही मोहित दरवाजे पर ही घुटने के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे समझाते हुए सुनीता कहती है, बस भी कीजिए, बेटे बहू का जाना जरूरी था, क्योंकि उसको अपनी आगे की जिंदगी हमारे साथ नहीं बल्कि बहू के साथ बितानी है। हमारा क्या है, हम आज है कल नहीं। उसकी बात सुनकर मोहित सुनीता को गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। इस तरह एक माँ बाप से एक बेटा अलग हो जाता है। ननद खा गई सब। श्वेता की ननद स्नेहा एक बहुत ही अल्लड़ किस्म की लड़की थी। स्नेहा की आदतें बड़ी खराब थी। नहीं बाबा, लड़कों के मामलों में नहीं, खाने पीने के मामले में। अब आप सोच रहे होंगे कि खाने पीने के मामले में क्या ही आदत खराब होगी। अब ये तो आपको कहानी देखकर ही पता चलेगा। एक दिन, बहू आज खाने में क्या बना रही है? माँ जी आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। आप कहो तो बाहर खाना खाने चले या फिर ऑर्डर भी कर सकते हैं, जैसा आप कहें। ऑर्डर ही कर देते हैं। ठीक है माँ जी, ऑर्डर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रवि जी ऑफिस से आ जाए फिर कर देते हैं। ठीक है बहू। फिर श्वेता अपने कमरे में चली जाती है। वहीं कुछ देर बाद रवि घर आता है। क्या बात है बीवी साहिबा, आज इतनी फ्री बैठी हो? खाना बनाने का विचार नहीं है क्या? फिलहाल तो मूड बनाने का इरादा है, कहो तो बनाओ। बाकी खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। हर समय बस मैडम का मूड बना रहता है। बताओ क्या खाओगी, ऑर्डर कर देता हूँ। आप फ्रेश हो लो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। माँ जी, पापा जी, स्नेहा और सुमित से भी पूछ लेती हूँ कि वो लोग क्या खाएंगे। ठीक है। कमरे से बाहर, माँ जी, पापा जी, स्नेहा, सुमित, जल्दी जल्दी सब लोग बताओ क्या खाओगे, मैं जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ। पापा जी सॉरी, आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू भी तो इंसान है, मशीन थोड़ी ना। कभी कभी रेस्ट ज़रूरी होता है। मेरे लिए पनीर टिक्का और सोयाबीन पुलाव मंगा लेना। और मेरे लिए राजमा चावल और तंदूरी रोटी। मैं तो फ्राई नूडल्स और मंचाओ सूप लूँगा। स्नेहा तुम क्या खाओगी? भाभी मेरा मूड नहीं है कुछ भी खाने का। आप सब अपने लिए ऑर्डर कर लो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे लेकिन खाली पेट रहोगी क्या? हाँ भाभी, भूख नहीं है अभी, आज खाने का मन ही नहीं है। ठीक है। जिसके बाद बहू सबके डिमांड के अकॉर्डिंग खाना ऑर्डर करती है और खुद के और पति के लिए पनीर, लच्छा पराठा और चाइनीज फूड मंगाती है। वहीं ऑर्डर आने के बाद जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी स्नेहा अचानक से आके भाभी के खाने में स्पून डालकर खाने लगती है। वाह भाभी, ये तो बड़ा टेस्टी है ना? लो और खा लो। जब पूछ रही थी तब तो नहीं बोली, अब आ गई जानवरों की तरह खाना पर हमला करने। फिर स्नेहा भाभी की प्लेट लेके खाने लगती है और 4-5 स्पून खाने के बाद, लो भाभी अब आप खा लो, मेरा तो हो गया। अरे तू तो खाने ही नहीं वाली थी, और जब खा ही रही है तो झूठा करके क्यों दे रही है भाभी को? अब पूरा खा ले। चलो कोई तो मेरा दर्द समझा। तभी ननद बोल पड़ती है, नहीं माँ, मैं तो बस टेस्ट कर रही थी और स्पून से ही तो खाया है, भाभी खा सकती है। इतना कहकर स्नेहा प्लेट फिर से भाभी की तरफ बढ़ा देती है। अब श्वेता करती भी तो क्या, चुपचाप कभी स्नेहा को देखती कभी प्लेट को। ये स्नेहा का पहली बार का नहीं था, ये तो उसकी पुरानी आदत थी। ऐसी ही एक सुबह जब श्वेता सो के उठती है तो वो डायरेक्ट ब्रश करने के लिए वॉश बेसिन की तरफ जाती है, लेकिन वहां उसका ब्रश नहीं मिलता। ये रवि जी को कितनी बार कहा है मेरा ब्रश मत यूज किया करो, मुझे पायरिया हो जाएगा। तभी रवि वहां आ जाता है। ये सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? भांग की गोली खा ली है क्या? श्वेता पीछे मुड़कर देखती है तो रवि तो ऑलरेडी ब्रश कर रहा था। ये जो ब्रश है ना, इसके लिए बड़बड़ा रही हूं मैं। अरे अब क्या मैं ब्रश भी ना करूं? फिर मत बोलना मुंह से बदबू आती है, और फिर तुम हमसे दूर भाग जाओगी मैडम। हाय रब्बा, ये आदमी ना हर समय इनको रोमांटिक ही होना है। अब इसमें रोमांटिक वाली क्या बात है? जो सच है वो सच है। तो आपको मेरा ही ब्रश मिला करने को? अरे मैडम जी, ये मेरा ब्रश है, ध्यान से देखिए, ये ग्रीन है, आपका ब्रश पिंक कलर का है। अरे हाँ। तभी स्नेहा वहां आती है, वो भी ब्रश कर रही थी
और श्वेता देखती है कि श्वेता का ब्रश तो स्नेहा कर रही है। स्नेहा, तुम्हारे ब्रश को क्या हो गया? भाभी मेरा ब्रश रेड है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे सांड को रेड पसंद नहीं आता ना वैसे ही मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं आपका ब्रश कर रही हूँ। एक काम करो ना, आपको रेड कलर पसंद है ना, आप उससे ब्रश कर लो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं नैना जी, आप ही कर लो, फिर मैं कर लूंगी। इनकी चीजें इनको नहीं प्यारी, मेरी ही चीजें ज्यादा प्यारी है। मन तो कर रहा है उसी ब्रश से ही सांडनी का दिमाग घिस दूं। दिमाग में गोबर भरा है, ये भी नहीं समझ में आता कि इस तरह किसी का भी सामान यूज नहीं करना चाहिए। खैर, बहू तो बहू, बेटी तो बेटी, फालतू में बहू कुछ बोले और घर में विवाद हो जाए, ये सोचकर श्वेता शांत रहती है और वो नया ब्रश ले आती है। वहीं कुछ देर बाद सुमित कमरे से चिल्लाते हुए बाहर आता है। अरे क्या हुआ देवर जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा ना हो तो क्या करूं भाभी, कितनी बार कहा है मैंने, मेरी टॉवेल कोई यूज करे, मुझे पसंद नहीं है। अरे सबकी अपनी अपनी सेपरेट टॉवेल है, कोई तेरी टॉवेल क्यों ही यूज करेगा? मुझे क्या पता माँ, मैं तो अभी तक नहीं नहाया, फिर ये इतनी गीली कैसे है? और देखो इसमें कितने सारे बाल लिपटे हुए हैं। देवर जी, मैंने तो यूज नहीं किया, देखो मैंने आज बाल भी नहीं धुले हैं। मेरे बाल इतने घने हैं ही नहीं बेटा। तो क्या मैं हेयर विग लगाकर नहा रहा था? अरे भाई चिल मारना, क्यों गुस्सा होता है? मैंने यूज किया था टॉवेल। तेरे पास खुद की टॉवेल नहीं है क्या? है ना, बट इसका फैब्रिक ना अजीब सा है, मुझे यूज करना ही पसंद नहीं उसे। तेरी वाली पसंद आ गई तो यूज कर ली। तू ही रख ले अब इसे। फिर सुमित टॉवेल स्नेहा के फेस पर डालकर वहां से चला जाता है। देख रही हो माँ, कितना बदतमीज हो गया है ये। हाँ देख तो रही हूँ, अब किसको क्या ही बोलूं, कौन सा मेरे बोलने से तुम लोग मेरी सुन लेते हो। ऐसे ही स्नेहा कभी भाभी से बिना पूछे उनका कोई भी सामान उठाकर ले जाती, तो कभी भाई का ऑफिस का लैपटॉप कॉलेज वर्क के लिए ले जाती, पापा की जेब से मन चाहे पैसे ले लेती और सुमित की हर चीज पर कब्जा जमाए रहती, जो सुमित को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन श्वेता के दोनों बच्चे बहुत जोर से रो रहे थे। स्वीटी, पिंकू, क्या हुआ बेटा, आप इतना रो क्यों रहे हो? मम्मी मम्मी बुआ हमारे चॉकलेट खा गई। चाचू ने अभी अभी हमें चॉकलेट दिलाई थी। स्नेहा, क्या है ये? भाभी ये तो बच्चे हैं, सारा दिन चॉकलेट ही खाते रहते हैं। अभी मेरा मूड हो रहा था चॉकलेट खाने का तो मैंने पिंकू से ले ली। वैसे भी पूछ लो पिंकू से, मैंने छीनी नहीं है, मांगी थी। थोड़ी सी खाने को मांगी थी, पूरी खा गई ये बुआ। हाँ तो पसंद आ गई तो क्या करूं, जो सारा दिन चॉकलेट खाते रहते हो तुम दोनों। हाँ, और स्नेहा वहां से चली जाती है। श्वेता को एक बार फिर स्नेहा की हरकत बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। अब घर तो घर, बाहर भी स्नेहा ऐसा ही करने लगती है। एक दिन स्नेहा और श्वेता बाजार से लौट रही थी, तभी स्नेहा देखती है कि स्नेहा की पड़ोस की सहेली डिम्पल पानी पूरी खा रही है। स्नेहा जल्दी से जाके डिम्पल की प्लेट से पानी पूरी उठाकर खाने लगती है। अरे स्नेहा तू? हाँ कैसे है डिम्पल, पानी पूरी बहुत टेस्टी है ना? हाँ वो तो दिख ही रहा है। अरे भाभी आप क्यों खड़ी है, आप भी खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। लाना मैं खा लेती हूँ। फिर स्नेहा डिम्पल के हिस्से की बाकी की पानी पूरियां भी खा लेती है और पैसे दिए बिना ही वहां से चली जाती है। वहीं मन ही मन डिम्पल स्नेहा पर बहुत गुस्सा होती है। श्वेता को भी स्नेहा की इस हरकत के कारण काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। कितनी अल्लड़ है ये, मन तो कर रहा है चार कान के नीचे लगाकर अक्कल ठिकाने लगा दूं। बेवकूफों जैसा बिहेव करती है, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। ये सोचकर श्वेता निराश हो जाती है। तभी श्वेता को एक आइडिया आता है। वाह, मैं कुछ तो कर सकती हूँ। इसके बाद श्वेता एक कॉल करती है। हाँ बस आप आ जाओ, हम सब आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए ना आपसे मिले हुए। ठीक है, थैंक यू। और फोन कट जाता है। ऐसा कौन था जिससे बहू ननद को सबक सिखाने के लिए बुला रही थी? अगली सुबह घर का डोरबेल बजता है और सामने खड़ी होती है नंदा बुआ। नमस्ते बुआ जी। खुश रहे बेटा। जिसके बाद बुआ जी घर में आती हैं और सभी बुआ का अच्छे से स्वागत करते हैं। स्नेहा कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही।
मैं आ गई बुआ। ये बुआ क्या होता है? बुआ जी बोलो बेटा। जी बुआ जी। और बेटा ये क्या पहन रखा है? हैं छोटे छोटे कपड़े, कल को किसी दूसरे के घर ब्याह कर जाओगी, ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ जी बुआ जी। फिर तुरंत स्नेहा कपड़े बदल कर आती है। तभी श्वेता बुआ के लिए ढेर सारा नाश्ता बनाकर लाती है। समोसे, कचौड़ी, रबड़ी, वाह भाभी वाह, आज तो मजा आ जाएगा। ये बोलकर स्नेहा जल्दी से बुआ की प्लेट से एक समोसा उठाकर खाने लगती है। ले बेटा पूरा ही खा ले। नहीं तो बुआ काफी है। भाभी ये कोई तमीज है? देख रही हो आपकी बेटी को? मैं मेहमान बनकर आई हूँ यहाँ, आपके घर वालों का झूठा खाने के लिए आई हूँ क्या? अब माफ कर दो दीदी, स्नेहा अभी बच्ची है। 22 साल की हो गई है और बच्ची है। कल को ससुराल जाएगी तो यही हरकत रही तो बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। ऐसी ही अब बुआ जी स्नेहा को हर बात पर टोकने लगती है, जिससे स्नेहा तंग आ जाती है। भाभी ये देखो, ये लड़का कैसा है हमारी स्नेहा के लिए, बिल्कुल स्नेहा की तरह ही है। स्नेहा को स्नेहा की तरह ही लड़का मिल जाए तो और क्या ही चाहिए, प्रॉब्लम ही खत्म है। डन कर दीजिए दीदी रिश्ता। ये सुनकर स्नेहा सर पर हाथ रख लेती है। ना माना, मुझे मेरा जैसा रिश्ता मिल गया तो बेड़ा गर्क। तभी श्वेता स्नेहा के पास आकर धीरे से कहती है, तो ननद जी अब भी सुधर जाओ, समय है। भाभी आपके समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, प्यार से भी तो समझा सकती थी। ऐसा कौन सबक सिखाता है? प्यार से मानो तब ना, कहो तो करवा दो रिश्ता पक्का आप ही के जैसे लड़के से। ना ना भाभी। जिसके बाद स्नेहा, श्वेता और बाकी घर के लोगों से माफी मांगती है और फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करती। माँ से ही सीखा होगा। गरिमा और विक्रम की एक हफ्ते पहले ही सगाई हुई थी, पर इस एक हफ्ते में ही इन दोनों में इतना बदलाव आ गया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। विक्रम जो पहले घर का खाना खाना ही नहीं चाहता था, वो आजकल घर पर अपनी माँ के हाथों का बना खाना खा रहा था। वो गरिमा जो सुबह के 10 बजे के पहले उठना ही नहीं चाहती थी, जिसे साज सिंगार बिल्कुल पसंद नहीं था, वो सुबह 7 बजे उठकर खुद को ग्रूम करने लगी थी। एक सुबह झाड़ू लिए ममता अपनी बेटी के कमरे में आती है। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी गरिमा अपने बालों को कंघी कर रही थी। अरे ये क्या अजूबा देख लिया मैंने, हाफ पैंट में घूमने वाली मेरी बेटी ने आज तो सूट पहना है। एक मिनट जरा चेहरा तो दिखा है, लिपस्टिक लगाई है तूने? सब ठीक तो है ना बेटा? जरा सर इधर ला तो, बुखार कहीं सर पर तो नहीं चढ़ गया तेरे? ओफो मम्मा, आप भी ना बहुत मजाक करती हैं। लाइए ये झाड़ू मुझे दीजिए, मैं अपने कमरे की सफाई कर लूंगी, तब तक आप बाकी काम कर लो। तुम मुझसे नाराज है क्या बेटा? क्या बात हो गई, इतनी सुबह उठी है और अब झाड़ू भी खुद करना चाह रही है? देखो मम्मी, अब मैं कितने ही दिन रहने वाली हूँ इस घर में, मुश्किल से 60 दिन। अब अपने ससुराल के हिसाब से खुद को बदलना तो पड़ेगा ही ना। और हाँ, आज मैंने दोपहर में विक्रम को लंच के लिए बुलाया है, इसीलिए जल्दी उठी हूँ। यहाँ झाड़ू लगाने के बाद सीधा किचन में दोपहर के खाने की तैयारी के लिए चली जाऊंगी, तो तब तक आप नाश्ते का काम क्लियर कर लो। मेरे टाइम में मुझे कोई झिकझिक नहीं चाहिए। हाँ बेटा हाँ, नहीं आऊंगी तुझे डिस्टर्ब करने। ससुराल में जब 24 घंटे रसोई में अकेले रहना पड़ेगा ना, तब याद आएगी माँ की। यह गरिमा अपनी माँ को अपनी बातों से इम्प्रेस कर रही थी, तो वहाँ विक्रम नाश्ते के टेबल पर अपने बेटे को खाना परोसती उषा कहती है, दोपहर में क्या बना लूं बेटा? दाल चावल भिंडी खा लेगा या कढ़ी बना लूं? अरे कुछ भी बना लीजिए उषा जी। आजकल देख नहीं रहे आपके बेटे ने खाने को लेकर ड्रामे करने बंद कर दिया। पहले तो ये नहीं खाना मम्मी, वो नहीं खाना, अब जैसा ही लगा कि बीवी आने वाली है, वो तो इतना ड्रामा सहेगी नहीं, तो आ गया लाइन पर। ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये होता है कुंडली मिलाकर रिश्ते करने का प्रभाव। मैंने कहा था ना, अगर कुंडली सही से मिले तो इंसान का नेचर अपने आप बदलने लग जाता है। कुंडली का तो पता नहीं मम्मी, खुद को बदलने की इच्छा भी होनी चाहिए। और जितना मैं गरिमा को समझ पा रहा हूँ, पापा वो मेरे सारे नखरे आराम से उठा लेगी। और हाँ मम्मी, जहाँ तक रही दोपहर के खाने की बात, तो दोपहर में कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे कुछ दोस्तों ने आज बाहर मिलने का प्लान किया है, तो मैं बाहर ही खा लूंगा। और अपनी माँ से झूठ कहकर विक्रम पहुंच जाता है गरिमा के घर,
जहां अपने होने वाले पति के लिए गरिमा ने खाने के इतने डिशेस बनाए थे कि पूरा डाइनिंग टेबल भर गया था। सुबह से लगी पड़ी है ये आपके लिए लंच तैयार करने में बेटा जी। अब फाइनल टेस्टिंग कीजिए और बताइए कैसा बना है सब कुछ। दाल तड़का, काजू के चावल, नान, पनीर की सब्जी, मशरूम की सब्जी, बाप रे बाप, इतना सब बनाने की क्या जरूरत है गरिमा। देख लो, ये सब करके तुम मेरे एक्सपेक्टेशंस हाई कर रही हो। फिर शादी के बाद ऐसा ही टेस्टी खाना मांगूंगा मैं, फिर मत कहना। सिर्फ इतना ही नहीं, शादी के बाद तो मैंने सोचा है कम से कम 5 तरह की सब्जियां बनाऊंगी, पर अगर तुम सस्ते में निपटाना चाहती हो तो कोई बात नहीं। इसी तरह दिन बीत रहे थे और आज के हर दिन के साथ गरिमा और विक्रम के बीच का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। इसी तरह प्यार प्यार और प्यार के साथ सगाई और शादी के बीच के 3 महीने यूं निकल जाते हैं और गरिमा और विक्रम की शादी हो जाती है। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए कस्में वादे निभा भी रहे थे। फिर दोनों हनीमून से होकर आते हैं और वापस से विक्रम अपने काम पर लग जाता है और गरिमा पर आ जाती है रसोई की जिम्मेदारी। एक सुबह, अरे बहू बना दिए क्या पराठे? या सारी खातिर से विक्रम की होगी? हाँ मम्मी जी, बस बना ही रही हूँ। कितना काम हो जाता है ससुराल में। किसी ने सच कहा है, हनीमून पीरियड इतना शॉर्ट पीरियड का होता है कि उंगलियों पर गिना जा सके। वहाँ पापा जी नाश्ता मांग रहे हैं और यहाँ बस आलू ही उबले, कुछ भी तैयार नहीं है। नींद कैसे नहीं खुली आज मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, आलू के पराठे बना लेती हूँ, ये सही रहेगा। गरिमा फटाफट पराठे बेलती है और तवे पर चढ़ाकर जैसे ही लाइटर से गैस ऑन करने की कोशिश करती है, गैस ऑन होती नहीं। हे भगवान, पहले आटा खत्म हो गया तो आटा लेकर आना पड़ा। अभी गैस भी ऑन नहीं हो रही है, कहीं गैस खत्म तो नहीं हो गई। गरिमा चेक करती है तो समझ में आता है कि गैस तो खत्म हो चुकी है, तो नया सिलेंडर लगाना पड़ेगा। इसलिए वो जाती है अपने पति के पास हॉल में। सुबह तुमसे बेडशीट नहीं लगाई जा रही थी और अभी सिलेंडर? चलो लगवा देता हूँ। ये क्या तरीका है? शादी के पहले तो कहते थे चांद सितारे तोड़ लाऊंगा और अब सिलेंडर लगाने में भी ड्रामे। सिलेंडर कौन सा मैं खुद के लिए लगवा रही हूँ। ब्रेकफास्ट तो भाई सब करेंगे, मुझे तो ब्रेकफास्ट करते करते ही 12-1 बज जाते हैं। विक्रम सिलेंडर फिटिंग करने के बाद डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। फिर सभी के लिए बनाकर लाती है गरिमा आलू के पराठे और पुदीने की चटनी। बस पराठे और चटनी बनाए बहू? नाश्ते में और क्या बनता है मम्मी जी? 2-3 तरह के पकवान तो दोपहर के खाने में या रात के खाने में बनाए जाते हैं। नाश्ता तो ऐसा ही होता है ना। अच्छा किया बहू कि बता दिया कि नाश्ता ऐसा ही होता है। मैं भी पहले यही कहती थी, पर मेरे बनाए खाने को खाने के बाद विक्रम सामने से कहता था, मम्मी मेरी गरिमा तो 4-5 बार डिशेस नाश्ते में बना देती है। इसीलिए मैंने पूछ लिया भाई। मैं भी यही कहने वाला था मम्मी, सिर्फ पराठे गरिमा? तुम तो कहती थी शादी हो जाने दो एक बार विक्रम, उसके बाद तुम खाते खाते थक जाओगे, इतने डिशेस बनाऊंगी। बदल गई ना, जरूर इसके माँ ने सिखाया होगा। खुशबू, क्या कहा? क्या किसने सिखाया होगा? खाना बना बनाया मिल गया ना तो खा लो। ड्रामे क्या कर रहे हो तुम लोग? तो भी साथ में बैठा बहू। नाश्ता करने के बाद विक्रम काम पर चला जाता है। नाश्ते का काम सलटाने के बाद गरिमा खुद का नाश्ता लेकर बैठती है। तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है। क्या कर रही है बेटा? मन लग रहा है ना तेरा वहाँ? अरे नहीं, मैं भी ना ये क्या पूछ रही हूँ। तेरा मन तो सगाई के बाद ही यहाँ से उठ गया था। विक्रम जी कहती रहती थी। ये भी अच्छा ही है, मैं तो माँ हूँ, मैं तो चाहूंगी तू वहाँ खुश रहे। अरे मम्मी, शादी के पहले तुम्हारा दामाद कुछ और था। यहाँ 4 महीने हुए नहीं कि हरकतें बदल गई है इसकी। कह रहा है नाश्ते में सिर्फ पराठे बनाकर दे दिए। तो क्या बनाकर देती? मैं भी तो इंसान हूँ। पहले तो नौकर चाकरों की बात करता था और अब देखो। अरे कोई नहीं बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाते। तू भी किसी बात पर ताने मार देना दामाद जी को, हो गई बात बराबर। अपनी माँ की बात सुनने के बाद गरिमा को भी विक्रम की ये हरकत नॉर्मल लगती है। रात को रोज की तरह गरिमा अपनी सास के साथ मिलकर डिनर तैयार कर कमरे में जाती है जहाँ विक्रम फोन यूज कर रहा था। भूले तो नहीं हो ना, आज सैटरडे है और हर सैटरडे हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। अरे हाँ भाई, बिल्कुल याद है, पर अभी बहुत जोरों की भूख भी लग रही है गरिमा। थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उसके बाद रात को 11 बजे तक चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। पूरे 1 हफ्ते के बाद आज मेरी बुलेट घर से बाहर निकलेगी। 1 हफ्ते के बाद क्यों? हर रोज ही बाइक से लोग ड्राइव पर जाना शुरू कर देते हैं। फिर तुम्हारी बुलेट को हर रोज फ्रेश हवा भी मिल जाएगी। और हाँ, मैं बाहर खाऊंगी, घर पर नहीं खाने वाली आज मैं खाना गर्म कर देती हूँ, तुम बाहर आ जाओ। यहाँ गरिमा अपने कमरे से बाहर आती है तो वहाँ उषा विक्रम के कमरे में चली जाती है।
गरिमा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। ये दोनों माँ बेटे कहाँ रह गए, जरा जाकर बुलाकर तो ला बहू। पूरा परिवार साथ में खाता ही अच्छा लगता है। मैंने तो इन्हें बोल दिया था बाहर आने को पापा जी, फोन में लग गए होंगे, मैं बुलाकर लाती हूँ। गरिमा अपनी सास के कमरे में उन्हें बुलाने के लिए जाती है, पर उषा वहां नहीं थी क्योंकि वो तो विक्रम के पास थी। मम्मी जी अपने कमरे में नहीं है? जरूर विक्रम जी से बातें कर रही होंगी। गरिमा जैसे ही अपने कमरे में जाती है, उषा कहती है, अरे तो बुलाने क्यों आ गई बहू, मैं आ गई थी। ये कहकर उषा कमरे से बाहर चली जाती है। गरिमा, वो मैं क्या कह रहा था कि हम रात का प्लान कैंसिल कर सकते हैं क्या? मेरा मतलब है, बाइक में इस तरह इतनी रात गए घूमना ठीक नहीं है ना। ये क्या बात हुई? पहले भी तो घूमते थे हम, उस वक्त तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी। मेरे घर से उठाकर मुझे घुमाने लेकर जाते थे तुम। पहले की बात अलग थी गरिमा, पर अब 11 बजे निकलेंगे हम तो कम से कम लौटने में 1-2 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि तुम्हें चाय पीनी होती है, वो भी ग्रेजुएट चाय वाली की, जिसके लिए 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना। आने जाने में कम थकावट थोड़ी ना होती है। फिर उसके बाद सुबह ऑफिस जाने के लिए मुझसे उठा नहीं जाता। शादी के पहले तो मुझे रॉकेट में बैठकर मंगल ग्रह तक ले जाने को तैयार थे तुम, और अब ये अपनी माँ से बैठकर बातें करो और यही सब सीखो तुम। पर तुम माँ को बीच में क्यों ला रही हो गरिमा? बदली तो तुम भी कम नहीं हो, अपनी माँ से ही सीखा होगा तुमने भी। अपने बेटे के कमरे से आती आवाजें सुन महेश हॉल से आवाज लगाता है, अरे क्यों परेशान कर रहा है बहू को? बहू तू उसे रहने दे, तू आजा, बैठ जा खाने पर। अब तो ना चाहते हुए भी बैठना ही पड़ेगा ना पापा जी। डिनर के बाद आज विक्रम अपनी बीवी को घुमाने लेकर जाता ही नहीं। गुस्से में अगली सुबह गरिमा भी नाक चढ़ाए विक्रम के पर्सनल काम न करने की ठान लेती है। सुबह सुबह नहाकर तौलिया बांधे विक्रम बाथरूम से बाहर आता है। ये क्या बात हुई? आज गरिमा बेड पर कपड़े रखना भी भूल गई। रोज तो सब कुछ सेट करके जाती है। खुद ही कबर्ड से कपड़े निकालकर विक्रम तैयार होने लगता है। तभी फोन पर अपनी माँ से बात करती हुई गरिमा कमरे में आती है। आजकल मर्दों को लगता है कि वही काम करते हैं, क्योंकि वो बाहर कमाने जाते हैं। हम औरतें तो जैसे घर पर बैठकर झक मारती है ना। मेरी बेल्ट कहाँ रखी है गरिमा? तुम्हारे भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ है। मैं अपने उन 2 हाथों से पूरे घर का काम करती हूँ। तुम अपने 2 हाथों से सिर्फ अपना काम भी नहीं कर पा रहे हो। बाइक चलाने में तुम्हें थकावट हो जाती है ना, तो मुझे भी बेल्ट निकाल कर देने से थकावट हो जाएगी। खुद ढूंढ लो अपनी बेल्ट। अपनी ढीली पैंट को संभालते हुए विक्रम कुछ देर बाद बाहर डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठता है। ये क्या? कल पराठे, आज पोहे। धीरे धीरे जितना काम से बचा जा सके उतना बचने की पूरी कोशिश की जा रही है। गरिमा, लगता है ये सब तुम अपनी माँ से सीख रही हो। वही तो बात है, कोशिश तो करती हूँ, पर मेरी माँ है ना, वो सिर्फ संस्कार देना जानती है, वरना सामने आज पोहा भी नहीं होता। क्या तुम दोनों हर वक्त एक दूसरे को टॉन्ट मारते रहते हो? तो भी बहू समझा कर, अगर कुछ अच्छा खाने का मन होता है विक्रम को तो खिला दिया कर। तेरा भी कोई फर्ज है कि नहीं अपने पति की तरफ? वाह मम्मी जी वाह, आप तो खिलाड़ी निकली। पहले खुद सारा रायता फैलाया और अब सीधी बन रही है। क्या मैं नहीं जानती विक्रम को रात को मुझे घुमाने ले जाने के लिए किसने मना किया था? अच्छा, मैं क्या कह रही थी बहू, आज सुबह ना पारुल का फोन आया था। उसके घर पर उसके ननद और नंदोई आने वाले हैं, तो खाने की तैयारी करना जाना होगा। चली जाएगी क्या तू? मैंने अभी तक तो कुछ कहा नहीं, तू हाँ में भरेगी तभी हाँ करूंगी। हाँ मम्मी जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बस यही काम था मम्मी जी, या कुछ और भी? अरे हाँ बहू, तेरे पास लाल रंग की वो साड़ी नहीं है क्या जो तू अपने मायके से लेकर आई है? जरा देना तो, पारुल के घर जाना है ना, तो वही पहन कर जाऊंगी। मेहमानों के सामने लगना चाहिए कि कोई आया है। जी मम्मी जी। अपनी सास की सारी बातों में हामी भरने के बाद गरिमा रसोई में जाकर बाकी कामों में लग जाती है। मम्मी को कॉल मिला देती हूँ, कल भी बात नहीं हो पाई थी, फिर पारुल आंटी के यहाँ भी तो जाना होगा मुझे। गरिमा अपनी माँ को फोन मिलाकर उनसे बातें करने लगती है। पर तू आज अपनी पड़ोसन के यहाँ चली जाएगी तो फिर अपनी सास के एनिवर्सरी का प्रिपरेशन कैसे करेगी? भूल गई क्या कल तेरी सास की एनिवर्सरी है? ओ मम्मी, सही याद दिलाया आपने। ये बात तो दिमाग से ही निकल गई थी मेरे। अगर मैं पारुल आंटी के यहाँ चली गई तो कल एनिवर्सरी के लिए रेस्टोरेंट बुकिंग का काम, मम्मी जी के लिए गिफ्ट लेना और बाकी सारे काम कब करूंगी? उसी वक्त विक्रम अपनी झूठी प्लेट सिंक में रखने के लिए किचन में आता है और गरिमा को अपने मायके बात करता देख लेता है। यहाँ विक्रम रसोई से बाहर निकलता है और वहाँ गरिमा। मैं क्या कह रही थी मम्मी जी, अभी तक हमने पायल आंटी जी को हामी नहीं भरी है ना, तो मना कर दीजिएगा ना,
मैं नहीं जा पाऊंगी। बस मुझे लगा ही था कि उल्टी चलने वाली गरिमा आज मेरी माँ की कई सारी बातों पर हामी कैसे भर रही है। अभी किचन में ये अपनी माँ से बात कर रही थी। मम्मी, जरूर इसकी माँ ने सिखाया होगा। तुम घूम फिर कर मेरी माँ पर क्यों आ जाती हो विक्रम? क्योंकि तुम मेरी माँ पर आती रहती हो, दिन भर क्या कहती रहती हो, माँ ने सिखाया होगा, माँ ने सिखाया होगा। सीख तो तुम अपनी माँ से रही हो। इसी बात पर फिर विक्रम और गरिमा की बहस छिड़ जाती है। छोटी सी बात इतनी बढ़ जाती है कि रात को एक कमरे में विक्रम और गरिमा सोते तक नहीं। ये तो रोज रोज का हो गया उषा जी। क्या लगता है समधन जी से बात करनी चाहिए क्या? मैं बात करनी चाहिए क्या होता है, बात तो मैं करूंगी। आखिर मेरे बेटे और बहू के रिश्ते की बात है। और तमतमाती हुई उषा लगाती है ममता को कॉल। अब मुझे क्या कह रही हैं समधन जी? आग तो आपने लगा कर रखी है मेरी बेटी के जीवन में। अपने बेटे को मेरी बेटी के खिलाफ भड़काती रहती हैं आप। अगर वो अपनी बीवी को घुमाने लेकर जा ही रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा तो नहीं है कि आपको वो बिना खाना परोसे घूमने निकल जाती है। खाना गर्मा गर्म मिल रहा है आपको, दामाद जी आपको अपनी सैलरी से खर्चे दे रहे हैं, फिर क्या बाकी रह गया? क्या दोनों के बीच की प्राइवेसी आपको खत्म करनी है? फिर आप कहेंगी कि बच्चा नहीं हो रहा। भगवान जानता है मैं कभी भी विक्रम को गरिमा के साथ समय बिताने से मना नहीं करती समधन जी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? एक काम कीजिए, आप और समझी जी यहाँ आ जाइए। दोनों परिवार मिलकर बैठकर बातें करें, तभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो सकती है। और अगली सुबह ही गरिमा के पेरेंट्स उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। बताइए दामाद जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गरिमा के कान भरती हूँ? अरे तू बता बहू, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं विक्रम को भड़का रही हूँ? क्योंकि जब भी गरिमा अपनी बात बदलती है उससे पहले वो आपसे ही बात कर रही होती है मम्मी जी। जैसे कि उससे पहले तो मम्मी से कहा कि वो पारुल आंटी के पास जाने को तैयार है, फिर उससे आपसे बात की और पारुल आंटी के यहाँ जाने से मना कर दिया। जैसे कि पहले विक्रम ने मुझे कहा था कि वो मुझे घुमाने लेकर जाएगा और शादी के पहले मुझे घुमाने लेकर जाता भी था। रात को घूमने की बात फाइनल करके जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, आप कमरे में चली गई मम्मी जी। इन 10 मिनट में भगवान जाने आपने क्या बातें की विक्रम से कि उसने प्लान ही कैंसिल कर दिया। वो तो एक इंसिडेंट था, ऐसा तो कई बार हुआ है। खैर, वैसे भी अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। विक्रम वो नहीं है जो शादी के पहले था। बदली तो तुम भी हो गरिमा। शादी के पहले तो तुम कहती थी, बाबू मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी, 10 तरह के पकवान बनाऊंगी। पहले तुम मुझसे रात रात भर बातें करती थी और अब रसोई से आते ही सो जाती हो। तुम्हारे वादे ये करूंगी वो करूंगी, क्या हुआ उन वादों का? जब तक लोग दूर रहते हैं वादे आराम से किए जा सकते हैं बेटा। असली परीक्षा तो शादी के बाद शुरू होती है। उस वक्त तुम दोनों पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए वो खुशी खुशी तुम्हारे लिए अलग अलग तरह के डिशेस बनाकर खिलाती थी। यहाँ उस पर घर के तीनों वक्त खाना बनाने की जिम्मेदारी है, जैसे कि तुम पर काम की जिम्मेदारी है। इतनी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते नहीं टूटते बेटा। तुम दोनों को समझना होगा कि यही तुम दोनों की रियलिटी है। ना ही बहू को उसकी माँ कुछ सिखा रही है, ना ही तुझे तेरी माँ। अगर आपस में कोई प्रॉब्लम है तो एक दूसरे से बात करो और सॉल्व करो। अब विक्रम और गरिमा समझ जाते हैं कि वो इस छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना रहे थे। शादी के पहले वो जिस ख्यालों की दुनिया में थे वो अक्सर ख्यालों में ही होती है। अब उनका सामना रियलिटी से है। मम्मी यार खाना बना दो ना, बहुत भूख लगी है। और प्लीज आज ना कुछ ढंग का बनाना। आपका ये टिंडा और भिंडी सुन के ना मेरी तो भूख ही मर जाती है। बेटा घर है ये, ढाबा तो है नहीं कि तुम ऑर्डर करोगे और मैं पकवान बनाकर तुम्हारी टेबल पर लगा दूंगी। और मेहरबानी कर कर इस बूढ़ी माँ के ऊपर थोड़ा तरस खाया करो। सिर्फ तुम्हारे लिए शाही पकवान बनाना मेरा इकलौता काम नहीं है और 75 काम होते हैं मुझे घर गृहस्थी के। और इतने बड़े बड़े हो गए हो तुम दोनों भाई बहन, ये नहीं कि माँ की किसी काम में आकर मदद कर दे। जिसको देखो वो बस हुक्म चलाता रहता है, ये बना दो वो बना दो। जो बनाया है चुपचाप खा लो और ना खाना हो तो 2 ग्लास ठंडा पानी पीकर चुपचाप सो जाओ। मेरे पास और भी बहुत काम है। मम्मी मैंने तो सुना था माँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए बड़े प्यार से भोजन पकाती है। एक आप हो, मैंने तो आज तक आपको कभी हमारे लिए कुछ भी प्यार से पकाते नहीं देखा। आप तो दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझकर ऐसी सब्जियां बनाती हो जो हमारे गले से नीचे ना उतरे। देख लो आज भी ये टिंडे बनाए हैं। छी, इसके तो नाम से ही घिन आती है मुझे तो ऐसा लगता है आप खाना बस अपनी पसंद से अपने लिए बनाती हो। हम खाएं न खाएं आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये जो कढ़ाई भर के मैंने खाना बनाया है अपने लिए बनाया है ना? क्योंकि सारा खाना तो अकेले मैं खाती हूँ, तुम लोग तो बिना खाए पिए पल कर इतने बड़े हो गए। अरे शर्म नहीं आती माँ के साथ जुबान लड़ाती हुए? देख लूँगी बेटा,
तुम्हारा भी वो दिन दूर नहीं जब तुम ससुराल में जाकर सबके लिए भोजन पकाओगी। ठीक है, हम तो भाई स्वार्थी हैं, हमने तो कभी अपने बच्चों से प्यार ही नहीं किया। तुम जाकर ना अपने परिवार से खूब प्यार करना और सबको बढ़िया बढ़िया चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन बनाकर खिलाना। हम तो देसी लोग हैं भैया, हमसे तो ये टिंडे, भिंडी, तोरी ही बन पाता है। हाँ, मुझे भी आप अपनी तरह समझती हो क्या? आप देखना, मेरी शादी हो जाएगी ना तो अपने ससुराल वालों को मैं इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सब लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अरे ये घुइया और कौड़ा आजकल के ज़माने में कोई नहीं खाता। 3 दिन बाद। मम्मी, आज आपकी एनिवर्सरी है ना, आज तो सेलिब्रेशन बनता है। अब ये मत कहना कि आज भी आपने भरवा टिंडे बनाए। आज तो कुछ स्पेशल खिला दो यार। हाँ, तो आज मैं टिंडे क्यों बनाऊंगी? मुझे भी पता है आज मेरी एनिवर्सरी है। आज तो मैंने सब कुछ स्पेशल बनाया है। सच में स्पेशल है? तो फिर बताओ ना, खाना कब लगा रहे हो? सुनकर ना भूख बढ़ गई मेरी। बस तुम हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठो, मैं 10 मिनट में खाना टेबल पर लगा रही हूँ। और सुन छोटू, अपने पापा को भी आवाज़ लगा लेना। स्पेशल खाने का नाम सुनकर पिंकी के मुंह में पानी आ गया था। वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। 10 मिनट के बाद। देखो, आज के डिनर में मैंने छोले चावल और घिया के कोफ्ते बनाए हैं। बताओ कैसा लगा आज का मेनू? है ये स्पेशल खाना है? हद हो गई मम्मी, स्पेशल खाना घिया के कोफ्ते होते हैं? कौन खाता है यार ये सब? आप तो मम्मी सारे मूड का सत्यानाश कर देते हो। मुझे नहीं खाना आपका एनिवर्सरी स्पेशल खाना। भैया हमारे लिए तो ये स्पेशल ही है। पता है कितना समय लगा ये सब बनाने में? जिसको खाना है उसे यही खाना पड़ेगा, किसी के लिए भी स्पेशल नहीं बनाने वाली मैं। और तुझे ये अंग्रेज़ी खाना खाने का ज़्यादा शौक़ है ना, तो पहले बनाना सीख ले और फिर उसके बाद रसोई में आकर खुद बना लिया कर। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन हमसे ना तो ये उटपटांग चीज़ें ना तो खाई जाती है ना बनाई जाती है। साफ साफ सुन लो। क्या हुआ? ये माँ बेटी की नोक झोंक सुनकर आपको अपने घर की याद आ गई क्या? शादी से पहले अक्सर बेटियों की अपनी माँ से यही शिकायत होती है कि पता नहीं माँ इतने पुराने विचारों वाली, आउट ऑफ द ट्रैक क्यों है। सारी दुनिया पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज खा रही है और एक हमारा घर है, यहाँ रोज टिंडे, भिंडी, तौरी ही बनता रहता है। खैर, ये समस्या तो हिंदुस्तान के हर घर की है। पिंकी भी इसी समस्या से ग्रस्त थी। उसकी हमेशा अपनी माँ से यही शिकायत रहती कि माँ कभी कोई ढंग का खाना बनाकर क्यों नहीं खिलाती। बस वही 100 साल पुराना घास फूस, टिंडे, तोरी, बैंगन, अरबी, जिसका नाम सुनकर ही आजकल के सो कॉल्ड नई जनरेशन बच्चों की भूख मर जाती है। 20 साल की पिंकी देखते देखते 24 की हो जाती है और उसके बाद एक अच्छा परिवार और वर देखकर उसके माता पिता उसकी शादी टिंकू के साथ कर देते हैं। शादी के बाद। शादी से पहले तुम कहती थी ना तुम बड़ी फूडी किस्म की लड़की हो। देखो, फूडी तो मैं भी हूँ और मेरे घर में ना तुम ये समझ लो सब फूडी ही है। अरे तुम वैरायटी के खाने बना बना कर थक जाओगी, लेकिन मेरे घर वाले खाने से नहीं थकने वाले। इसलिए आज से किचन तुम्हारे हवाले। जो तुम्हारा मन करे, जैसा तुम्हारा मन करे बनाओ और सबको खिलाओ। शुरू में तो पिंकी को ये बात बड़ी एक्साइटिंग लग रही थी कि अब पति के घर में पूरा किचन उसी के हवाले होगा, जैसा कि उसने शादी से पहले सोचा हुआ था। शादी के बाद वो घास फूस बनाकर किसी को टॉर्चर नहीं करेगी, इसलिए अपनी पहली रसोई में वो पिज्ज़ा और बर्गर बनाने के लिए सोच लेती है। देखो, पिज़्ज़ा बर्गर बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, ये बाहर का बना हुआ पिज़्ज़ा बेस और ये बन वाला बर्गर हम नहीं खाने वाले। अरे पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं उसमें। बेटा, ये पिज़्ज़ा का बेस भी ना घर में ही बन जाता है। अगर ये सब खाने का शौक़ है तो पहले कायदे से सब बेस वगैरह घर में ही बनाओ। ये सब कुछ बना बनाया बाजार से लाकर ओवन में गर्म करके कुकिंग नहीं, काम चोरी कहते हैं उसे। क्या पिज्ज़ा का बेस और बर्गर के लिए बन भी घर में बनाना पड़ेगा? लेकिन वो सब तो मुझे नहीं आता। मुझे तो लगा था पिज़्ज़ा बनाने में क्या है, 2-4 सब्जी काट लो, पिज़्ज़ा बेस पर रख कर ओवन में पका दो। लेकिन मम्मी जी ने तो मेरा काम ही बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, ये यूट्यूब के ट्यूटोरियल किस दिन काम आएंगे। पिंकी यूट्यूब से देखकर पिज़्ज़ा का बेस बनाना सीखती है और फिर उसकी मदद से पिज़्ज़ा बनाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे पिज़्ज़ा बेस बनाना आ तो जाता है, लेकिन ये सब बनाना उतना आसान काम नहीं था। इसके लिए घंटों की मेहनत लग रही थी।
पिंकी अपनी पसंद की चीज़ों के हिसाब से पूरे हफ्ते भर का मेनू तैयार करती है और उसी के अकॉर्डिंग रोज़ एक से बढ़कर एक डिश बनाकर तैयार करने लगती है। अरे बेटा, सारा दिन किचन में घुसी रहेगी तो ये घर के बाकी के काम कब होंगे? थोड़ा ना अपने काम करने की स्पीड बढ़ाओ, वरना तुम्हें दिन के 24 घंटे भी कम पड़ने वाले हैं। सिर्फ रसोई में खाना बनाना काम नहीं होता, ये घर की साफ़ सफाई, कपड़े धोना, टिंकू के ऑफिस वाले कपड़ों को प्रेस करके रखना, ये सब करने के लिए कोई और तो आएगा नहीं है। करना तो सब तुम्हें ही है। इस तरह से अपना समय मैनेज करो कि सब कामों के लिए समय बच सके। पिंकी पूरी जान लगाकर सबके लिए तरह तरह की डिशेस बनाती, कभी फ्रेंच फ्राइज, कभी चिली पोटैटो, कभी मंचूरियन। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे कोई खास क्रेडिट नहीं मिल रहा था, बल्कि सासू माँ तो हमेशा नाराज़ ही रहती, क्योंकि रसोई में 4-4 घंटे बीतने के बाद उसके पास बाकी के काम करने के लिए समय कम पड़ जाता था। कुछ दिनों के बाद, बेटा ऐसा है कि हम तुम्हें नहीं रोकते, हमने तो पूरी रसोई तुम्हारे हवाले कर रखी है। तुम बर्गर बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ, मंचूरियन बनाओ, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। लेकिन देखो, हम और तुम्हारे ससुर जी ये खाना रोज़ रोज़ नहीं खा पाएंगे। इतना तला भुना खाना, चीज़, बर्गर अब हमारी उम्र में कहाँ सूट करता है। तुम ऐसा करना, कल से मेरे और तुम्हारे पापा जी के लिए थोड़ी हरी सब्जी बना दिया करना। हमें तो ताज़ा बना सादा खाना ही हज़म होता है बेटा। बाकी तुम अपने लिए और टिंकू के लिए चाहे जो बना कर खाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं। सासू माँ के इस फरमान के बाद तो पिंकी का काम दोगुना हो गया था। अब उसे लंच और डिनर में 2 तरह की डिशेस बनानी पड़ती। वो सास ससुर के लिए रोटी सब्जी बनाती और अपने पति, ननद, देवर के लिए चाउमीन, पिज़्ज़ा, बिरयानी जैसी डिश बनाती। अरे भाभी, आज का स्पेशल मेनू क्या है? आज क्या खास बन रहा है भाई? अरे देवर जी, आज ना मैं स्पेशल वेजिटेबल बिरयानी बनाने वाली हूँ। आप खाकर बताना कैसी बनी। भाभी, बिरयानी तो ठीक है, लेकिन सच बताओ ना, ये सूखे चावल मुझसे खाए नहीं जाते। अब ऐसा करना, बिरयानी के साथ ना पनीर की सब्जी भी बना लेना, मज़ा आ जाएगा। भैया ठीक कह रहे भाभी, आप ऐसा करो, पनीर की सब्जी भी बना लेना बिरयानी के साथ। और आपको पता है ना, मम्मी बिरयानी देखकर टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती है। उनके लिए पनीर के साथ पुलाव और रोटी सेंक देना। वो भी खुश, हम भी खुश। अरे, मुझे बोतल से निकला जीन समझा है क्या? एक के बाद एक फरमाइश बताते जा रहे हैं। इतनी गर्मी में रसोई में खड़े होकर देखो, तब समझ में आएगा कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब मैं बिरयानी बनाऊँ, मटर पनीर बनाऊँ, पुलाव बनाऊँ, उसके साथ रोटियाँ भी बनाऊँ, मेरा तो आधा दिन किचन में बीत जाएगा। फिर उसके बाद मम्मी आकर कहेंगी, बाकी के काम क्यों नहीं हुए? मदद करने के लिए कोई आता नहीं, काम के लिए ऑर्डर देने के लिए सब लोग आ जाते हैं। अरे पिंकी बहू, ऐसा क्या कर रही हो तुम कि महीने का बजट बिल्कुल हाथ में ही नहीं आ रहा? भाई, मैं तो रसोई 4-5 हज़ार रुपये में चला लेती थी, और एक तुम हो, कभी देखा है महीने में कितने हज़ार का राशन खर्च हो रहा है? बेटा, सिर्फ तरह तरह के पकवान बना लेने से घर गृहस्थी नहीं चलती। पकवान बनाते समय अपना बजट, घर के सदस्यों की सेहत और सबकी पसंद, हर चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छी बहू वो है जो बजट को संभालते हुए अपना घर देखे। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आपकी बात सही है मम्मी जी, इसीलिए तो मैं हमेशा इन बातों का ख्याल रखती हूँ। सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ, बजट भी पूरी कोशिश करती हूँ कि कंट्रोल में रहे। अच्छा बेटा, मैंने कुछ देखा होगा तभी तो कह रही हूँ तुम्हें, वरना ऐसे ही बिना बात में टोकने का हमें तो कोई शौक है नहीं भी। अब पिज़्ज़ा में ही देख लो कैसे भर भर के चीज़ डालती हो। अभी इतना एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज़्ज़ा खाना तो किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेटा। बर्गर हो, सैंडविच हो, सब में चीज़ डालती हो। ऐसा थोड़ी है कि पैकेट खोल लिया तो उसको 2 दिन में ख़त्म करना है। थोड़ा बचत करके चलो, तुम्हारा बस चले तो तुम तो रोटी पर भी चीज़ लगा कर खा लो। सास की बातें सुनकर पिंकी का मन बहुत उदास हो गया था। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ, सासू माँ को मेरा किया हुआ कोई काम कभी पसंद ही नहीं आता। अरे क्या फ़ायदा हुआ मेरा इतनी सारी डिशेस बनाकर खिलाने का, अगर सबको मेरे बनाए हुए खाने में कमियां ही निकालनी है तो। पिज़्ज़ा बनाओ तो कहती इसमें चीज़ भर दी, तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो हम कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हो जाएंगे। मंचूरियन बनाओ तो कहती है ये चीनियों वाला खाना हमारे घर में मत बनाया करो। फ्राइड राइस, इन्हें सूखे चावल नज़र आते हैं, उनके साथ सबको चटनी दाल खानी होती है। अरे परेशान हो गई हूँ सबको खुश करते करते। सबकी पसंद का खाना बनाओ, पूरा घर साफ करो, पूरा दिन चक्कर घी बने घूमते रहो, लेकिन किसी को भी वैल्यू नहीं है मेरे किए हुए काम की। तो ठीक है, मैं अपनी सारी ज़िंदगी रसोई में खड़े होकर नहीं बिता सकती। बहुत हो गया स्पेशल खाना। अब से मैं घर में सिर्फ एक ही डिश बनाऊंगी जिससे सब लोग खा सके। अगले दिन, भाभी क्या बनाया है आज पिंकी की रसोई में?
भिंडी की सब्जी और रोटी। हैं? भिंडी की सब्जी? भिंडी की सब्जी कौन खाएगा? मैं नहीं खाने वाला भिंडी। आप ये बताओ हमारे लिए क्या बनाया है? वो तो आपने मम्मी के लिए बनाया होगा। नहीं देवर जी, आज सिर्फ भिंडी की सब्जी और रोटी ही बनी है। आपके लिए, मम्मी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए वही है। ये क्या बात हुई भाभी? जब आपको पता है मैं भिंडी नहीं खाता तो आपने क्यों बनाई? भिंडी इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे सिर्फ सबके टेस्ट का ध्यान नहीं रखना, महीने के बजट का भी ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबके लिए, सबकी पसंद से अलग अलग खाना बनाने में मेरा दिन का आधा समय किचन में चला जाता है। फिर उसके बाद मैं घर के बाकी कामों के लिए समय ही नहीं निकाल पाती और फिर मुझे मम्मी जी से तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए वेरी 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 सॉरी। आज के बाद रोज़ एक ही तरह की सब्जी रोटी बनेगी और सबको वही खाना पड़ेगा। क्या भाभी, हमने तो सोचा था यहाँ दी पिंकी भाभी आई है। आप हमारी जनरेशन के हो, हमारा टेस्ट और चॉइस समझते होंगे। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आप में और मम्मी में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए स्पेशल खाना मतलब भरवा तोरी और नॉर्मल खाना मतलब टिंडे। कुल मिलाकर खाना हमें 365 दिन वही होता है। ये आप लोगों को प्रॉब्लम क्या रहती है सबकी चॉइस का खाना बनाने में? अच्छा नहीं लगता कि कोई मन से खुश होकर खाए? अरे रोज़ रोज़ स्पेशल खाना पॉसिबल नहीं है और ये सब ना बहुत हेल्दी होता है। मम्मी जी ठीक ही तो कहती हैं, हेल्थ फर्स्ट। इसलिए मैं तो आज के बाद वही बनाऊंगी जो मम्मी जी को सही लगेगा। जैसा कि पिंकी ने डिसाइड किया था, अब वो हर रोज़ सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल जैसा साधारण खाना ही पकाने लगी थी। एक दिन दोपहर में लगभग 1:30 बजे का समय था। पिंकी खाना बनाने के बाद जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर सबका लंच लगा रही थी, तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। पिंकी बेटा देखो तो कौन है दरवाजे पर। जी मम्मी जी, अभी देखती हूँ। पिंकी जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने अपनी माँ को खड़ा पाती है। अरे मम्मी, आप अचानक यहाँ? और एक फ़ोन तक नहीं किया आपने? अरे सब यहीं पूछ लेगी क्या, अंदर नहीं बुलाएगी? अरे आओ ना, आओ अंदर आकर। अरे बेटा, आज सुबह से ना तेरी बड़ी याद आ रही थी। कैसे तू रोज़ खाने के टेबल पर झगड़ा करती थी और अपनी पसंद का खाना ना बनने पर मुंह फुला लेती थी। मैंने सोचा आज जाकर बिटिया के हाथ के खाने का स्वाद चखा जाए। मम्मी की बात सुनकर पिंकी के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। हाँ, वो खाना? क्या मम्मी, आप भी पुरानी बातें सोचती रहती हो। वो सब मेरा बचपना था और कुछ नहीं। उस समय मुझे बस अपने खाने और अच्छी अच्छी ड्रेस पहनने से ही मतलब होता था। बाकी कोई भी बात समझ में नहीं आती थी। अरे बेटा, मम्मी खाने के समय आई है, अपनी मम्मी को भी लंच कराओ। सास के कहने पर पिंकी अपनी माँ को डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है और खाना सर्व करने लगती है। अरे बेटा, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये क्या बनाया है तूने? मम्मी, ये टिंडे की सब्जी है। चेक कर बताओ ना कैसी बनी है। आपके जैसी तो नहीं बनी होगी, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि आपके जैसी बना पाऊँ। पिंकी की मम्मी मन ही मन मुस्कुराती हुई अपना खाना ख़त्म कर लेती है। बेटा, तूने मेरे जैसा नहीं बल्कि मुझसे बहुत अच्छा टिंडा बनाया है। वैसे मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बेटी टिंडे भी खा लेती है। सबको खाना खिलाने के बाद अकेले में, बेटा तू रोज़ कहती थी ना मैं सबकी पसंद का खाना क्यों नहीं बनाती। शायद उस समय मैं तुम्हें तुम्हारी दुश्मन नज़र आती होंगी, लेकिन सच ये है बेटा कि माँ को ना बहुत कुछ सोच कर चलना होता है। माँ या पत्नियों के पास ऐसा कोई नहीं होता जो उनके काम का लोड शेयर कर सके। घर के अनगिनत कामों के बीच सबको उनकी पसंद का खाना सर्व करना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। सॉरी मम्मी, आप सच कहती हो। मैं यही सोचती थी कि आप हमारी खुशियों से पता नहीं क्यों जलती हो, लेकिन शादी के बाद समझ में आया कि रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और मंचूरियन बनाना और खाना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। पूरा दिन काम करने के बाद यही लगता है कि कुछ ऐसा बना लो जो झटपट बन जाए।